प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर पे सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और जो आपके अध्यापकों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है आपको ऑनलाइन पढ़ाने का, उसमें उनका पूरा सहयोग करेंगे। जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था वो बोर मॉडल के बारे में था, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी और क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स रहे थे। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो टॉपिक शुरू करते हैं। जो बोर मॉडल पढ़ा था आपने, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी। एक बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होने की वजह से हमें एक नए मॉडल की ज़रूरत पड़ी ताकि हम एटम को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, उसकी स्ट्रक्चर को अच्छे से बता सकें, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। तो क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे बोर मॉडल के और क्यों हमें नया मॉडल बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो पहला जो ड्रॉबैक था बोर के मॉडल का वो था कि ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एप्लीसिएबल था। बोर का जो मॉडल था वो क्या था, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही एप्लीसिएबल था। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एग्जाम्पल हाइड्रोजन लाइक एटम। जहां भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाता है वहां ये उस सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। डज नॉट एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कांट एक्सप्लेन। बोर ने जो हमें मॉडल दिया था वो क्या है, वो सिर्फ सिंगल सिस्टम इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए हमें एक नए मॉडल की जरूरत पड़ी। दूसरी लिमिटेशन क्या थी, दूसरी थी जीमन और स्टार्क इफेक्ट। जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। ये क्या होता है, जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ते हैं तो जो उनका स्पेक्ट्रम है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है। जो उनकी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है ना। जीमन इफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनका स्प्लिट हो जाना। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमारी आ रही हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट हो जाना। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्यों जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा जो है हमारा वो ड्रॉबैक क्या था, तीसरा ड्रॉबैक था 3 डायमेंशन शेप ऑफ एटम। बोर ने क्या बताया था कि जो एटम है उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। इसके बोर के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं तो फ्लैट मॉडल तैयार होगा, लेकिन जो एटम होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होता है। तो बोर क्या था, 3 डायमेंशनल शेप एटम की नहीं एक्सप्लेन कर पाया। 3 डायमेंशनल शेप ऑफ एटम कांट एक्सप्लेन। फोर्थ जो ड्रॉबैक था, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं हमारे वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ उनकी स्ट्रक्चर होगी, या वो ट्रायंगल शेप में होंगे, या वो क्यूब में होंगे, या वो पॉलीहेड्रा कोई हेक्सागन में हो सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल हो सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर हो सकते हैं। लेकिन बोर के अकॉर्डिंग वो कोई भी किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो मॉडल जो बोर ने दिया था, इसलिए हमें एक नए मॉडल की जरूरत पड़ेगी। पांचवा जो पॉइंट था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, वो भी बोर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रोगली ने जो हमें बताया था कि सभी के सभी जो मैटर पार्टिकल्स हैं वो ड्यूअल नेचर शो करते हैं, तो उस ड्यूअल नेचर के बारे में भी बोर का जो मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जो मेन ड्रॉबैक्स थे बोर के मॉडल के वो क्या थे कि ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अप्लाई होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये नहीं समझा सकता। उसके बाद दूसरा जीमन और स्टार्क इफेक्ट के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। 3 डायमेंशनल शेप ऑफ एटम नहीं बता सकता। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसीलिए हमें क्या था, एक नए मॉडल की ज़रूरत पड़ी उसको एक्सप्लेन करने के लिए सारी चीज़ों को। तो उन नए मॉडल को एक्सप्लेन करने से पहले, वहां तक पहुंचने से पहले हमें समझना होगा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या है, ड्यूअल नेचर का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे
लाइट है, लाइट के बारे में क्या बताया गया था कि लाइट के बारे में ये कहा गया था कि प्लैंक्स नाम का जो साइंटिस्ट था उसने क्या कहा, मैक्स प्लैंक ने, कि जो लाइट है वो ड्यूअल नेचर शो करती है। ड्यूअल नेचर का मतलब है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है हमारा यहाँ पर, पार्टिकल एंड वेव नेचर। यानी जो लाइट है वो क्या है, पार्टिकल्स का एक समूह है, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठा हैं और क्या कर रहे हैं, वो एक वेव की तरीके से चल रहे हैं। तो क्या दोनों तरीके का बिहेवियर हो सकता है उनका, पार्टिकल का भी बिहेवियर हो गया और साथ में किसका हो गया, वेव का भी। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कण हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। क्या बोला जाता है भाई, फोटॉन्स। फोटॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, वो इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक वेव की तरीके से। इसलिए क्या होगा कि वो ड्यूअल नेचर शो करेंगे, पार्टिकल का भी और वेव का भी। अब डी ब्रोगली ने क्या, मैक्स प्लैंक का जो आइडिया था उसी को आगे बढ़ाते हुए डी ब्रोगली ने कहा जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, या कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर है, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे बोर्ड है, चाहे ये आपका मार्कर है, डस्टर है, गाड़ी है, क्रिकेट बॉल है, चाहे कुछ भी है, जो भी मैटर है वो दोनों के दोनों बिहेवियर शो करता है। पार्टिकल बिहेवियर भी शो करेगा और वेव बिहेवियर भी शो करेगा। अब जो क्वेश्चन अराइज होगा, आप बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर ये वेव बिहेवियर शो कर रहा है ये मार्कर, तो हमें एक लहर की तरीके से चलता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। इसका आंसर जब हम आगे क्वेश्चन जब आगे पढ़ेंगे तब मैं इसका आंसर दूंगा कि आपको जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो एक वेव की तरीके से चलते हुए दिखाई क्यों नहीं देते। देखिए आप जो भी हैं आप सभी मैटर के बने हुए हैं और मैटर क्या करता है, ड्यूअल नेचर शो करता है, पार्टिकल भी शो करेगा और वो वेव भी शो करेगा। इसका मतलब क्या है, आप एक पार्टिकल के तरीके से भी मूव करते हैं और एक वेव के तरीके से भी मूव करते हैं, लेकिन आप वेव के तरीके से चलते हुए दिखाई क्यों नहीं देते, उसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो जो बोर के मॉडल की जितनी भी हमारी ड्रॉबैक्स थी उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक नया मॉडल तैयार किया गया। उस नए मॉडल को तैयार होने से पहले हम जो डी ब्रोगली ने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर बताया है उसके बारे में समझते हैं, क्या बताया उसने। तो नए मॉडल को बनाने से पहले सबसे पहले जो हमें जो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी वो होंगी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और दूसरा भाई हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो मैक्स प्लैंक ने क्या कहा था कि जो लाइट है वो सैकड़ों छोटे छोटे पार्टिकल्स का समूह है और सैकड़ों छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक वेव के तरीके से चलते हैं। इसी बात को डी ब्रोगली ने आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो मैटर जितने भी मैटर्स हैं, जितना भी हमारे जो भी सब्सटेंस हैं, कोई भी पार्टिकल है, चौक बोर्ड जो भी चीज़ें हैं वो सभी की सभी क्या करती हैं, ड्यूअल नेचर शो करती हैं। और वो क्या करती हैं, लाइट वेव के तरीके से भी चलेंगे और पार्टिकल के तरीके से भी चलेंगे। अब इन दोनों को रिलेट करने के लिए उसने क्या एक फॉर्मूला तैयार किया कि कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो फोटोन है उसकी एनर्जी क्या होगी और पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, दो अलग अलग साइंटिस्ट ने जो हमें बताई थी उसने क्या किया, उन दोनों को इकट्ठा किया। तो डी ब्रोगली ने क्या किया भाई, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली उसने मैक्स प्लैंक की जो एनर्जी का फॉर्मूला था उसको लिखा, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। तो एनर्जी ई जो है यहाँ पर स्टैंड करता है एनर्जी के लिए, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, क्योंकि प्लैंक ने दिया था ये, न्यू क्या है यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम में लिखेंगे आप, नहीं तो जूल सेकंड में आप इसको याद रख सकते हैं। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, प्लैंक कांस्टेंट की। दूसरा क्या था, उसी टाइम जो आइंस्टीन ने हमें एनर्जी और मैटर की जो चीज़ें समझाई थी उसके अकॉर्डिंग एनर्जी क्या है, ये प्लैंक का जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग एनर्जी H इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एच न्यू। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या था, E इज इक्वल टू mc²। यहाँ पर
एम मास है और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो एनर्जी हमारे पास दो अलग अलग फॉर्मूले आ गए हैं एनर्जी के। एक वेव के लिए आ गया और एक मैटर के लिए आ गया। मैटर के लिए आइंस्टीन का फॉर्मूला है एनर्जी का, E इक्वल टू mc²। वेव के लिए फ्लैंक्स का फॉर्मूला है E इक्वल टू h न्यू। दोनों को आप रिलेट करें, h न्यू इज इक्वल टू mc²। अब न्यू जो होता है, न्यू की वैल्यू होती है हमारे पास c/λ। c लाइट की जो स्पीड है और लैम्डा वेवलेंथ, न्यू फ्रीक्वेंसी। आप इनको लिख सकते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी, c स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ। तो आप न्यू की वैल्यू जो है यहां रखें, h c/λ इज इक्वल टू mc²। अब हमने क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कौन सी है हमारी, लैम्डा है। तो आप कैसे निकालेंगे वेवलेंथ को, आप सबसे पहले करें कि जो hc है ये आप देखेंगे तो आप इस तरफ लेके जाएंगे इसको, तो यहाँ पर अगर ये गुणा में है तो वहाँ भाग में हो जाते हैं, भाग में है तो दूसरी तरफ जाने के बाद क्या हो जाते हैं, ये मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। तो 1/λ इज इक्वल टू mc² बाई hc। c से आप एक c को काट सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। ये हमारे पास आ गई है हमारी वैल्यू लैम्डा की, वेवलेंथ की। वो क्या आएगी, h इज इक्वल टू mc। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर पार्टिकल जो हमारा है वो फोटोन है तो वहाँ पर हम क्या रखेंगे, c। अगर हमारा जो पार्टिकल है वो मैटर का है तो मैटर के लिए मास क्या होगा, अलग होगा, और c क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी। जो मैटर है उसमें क्या होगा, उसका मास m से रिलेट होगा, हम मास को m से लिख सकते हैं। और उसकी जो स्पीड है उसको किससे, ये तो लाइट की स्पीड है, अगर मैटर लिया तो लाइट की स्पीड से थोड़े ना चल सकता है, तो मैटर की स्पीड अलग होगी। तो c की जगह हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, फॉर मैटर लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। c की जगह हमने क्या रख दिया है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैटर है। ठीक है, तो अगर मैटर की वेवलेंथ निकालनी है हमें तो h/mv, v वेलोसिटी हो जाएगी हमारी। हम अगर p इज इक्वल टू mv, फॉर्मूला है हमारा मोमेंटम के लिए, p इज इक्वल टू mv, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो आप इन फॉर्मूलाज को याद करें, इनके ऊपर न्यूमेरिकल करने हैं। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है हमने, तो हमने क्या लिया, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर लिया। फ्लैंक्स ने हमें बताया था कि जो लाइट है उसके पास दो तरीके की नेचर है, वो पार्टिकल के तरीके से भी मूव कर सकती है और एक वेव के तरीके से भी। अब अगर वेव के तरीके से मूव कर रही है तो फोटोन की एनर्जी क्या है, E इज इक्वल टू h न्यू। न्यू होता है c/λ, लैम्डा होती है वेवलेंथ, c स्पीड ऑफ लाइट। आइंस्टीन ने हमें मैटर और एनर्जी के बारे में बताया था, एनर्जी इज इक्वल टू mc²। हमने क्या किया, h न्यू इज इक्वल टू mc²। हमने जो हमारे पास न्यू था इसकी वैल्यू जो थी c/λ यहाँ उसको रख दिया है, और इसके बाद हमने पूरा का पूरा ड्राइव कर लिया है। ठीक है, इसके ऊपर आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। हाँ तो बेटा हमने जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो निकाल ली है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो आपने जो डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, सोल्व करके देखनी है। अगर कोई न्यूमेरिकल आपसे सोल्व नहीं होता है तो आप उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, मैं आपको सोल्व करके वो वापस भेज दूंगा। इसके बाद क्या है, जो हमने अभी पढ़ा था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, उसमें पढ़ा था कि जो लाइट है या कोई भी मैटर है वो दो तरीके का बिहेवियर शो करता है, कि वो एक मैटर के तरीके से, एक पार्टिकल के तरीके से भी है और एक वेव के तरीके से भी है। तो पार्टिकल और वेव में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि पार्टिकल क्या होते हैं और वेव्स क्या होती हैं। तो डिफरेंस इन पार्टिकल एंड वेव्स, यहाँ हम इस साइड में पार्टिकल्स के बारे में लिखेंगे, इस साइड में वेव्स के बारे में। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये डीलोकलाइज होते हैं, लोकलाइज होते हैं।
लोकलाइज्ड का मतलब क्या है, जैसे आप एक पत्थर को देखेंगे, पत्थर क्या है, एक फिक्स पोजीशन के ऊपर ही टिका हुआ होता है। एक ग्रेन है, एक स्टोन है, एक छोटी चीज़ है, ये पेन है, अगर मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ तो ये क्या होगा, यहीं पर रखा रहेगा, यानी इसकी पोजीशन क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है ना। तो जो फिक्स पोजीशन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, लोकलाइज्ड। तो पार्टिकल्स की पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है, वो जहाँ रखे होते हैं वो वहीं रखे रहेंगे। अगर आप किसी पत्थर को अगर वहाँ से हटाते नहीं हैं और वो वहीं रखा है तो वो आपको वहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप थोड़ी देर के बाद घूम के आएंगे और वो आपको वहाँ से दूर जाते हुए मिले। क्या रहेगा, जब तक कोई इसको छेड़ेगा नहीं, वो कहीं कहीं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो क्या रहेंगे, वो लोकलाइज्ड कहलाएंगे। वेव्स क्या होती हैं, वेव्स डीलोकलाइज होती हैं, यानी अपनी पोजीशन पे नहीं रहती। जैसे आप तालाब है, नदी है, उसके अंदर क्या करते हैं, कोई पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ पर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनना शुरू हो जाती हैं। क्या वो वहीं रहती हैं, नहीं, वो वहीं नहीं रहेंगी, वो धीरे धीरे क्या होती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं, यानी वो एक जगह पे लोकलाइज नहीं है। कभी आप तालाब वगैरह में पत्थर फेंक के देखना, जहाँ वो पत्थर लगेगा वहाँ से रिंग बनना शुरू होगी कॉन्सेंट्रिक्स, और वो दूर तक जाती रहती हैं। इसका मतलब क्या है, वेव्स जो होती हैं वो डीलोकलाइज होती हैं, अपनी जगह पे फिक्स नहीं है। पार्टिकल्स क्या होते हैं, लोकलाइज होते हैं, वो अपनी जगह के ऊपर ही फिक्स रहती हैं। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा दोनों के बीच में डिफरेंस का, जहां पर एक जगह पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, अगर आपको उनको इकट्ठा करना है तो उनको जोड़ना पड़ेगा। यानी आप जैसे 2 स्टोन्स हैं तो 1 + 1 ऐसे करके क्या कहेंगे, वहां पर 2 स्टोन्स हैं। ठीक है ना। अगर वहां पर 4 चीजें हैं तो आप क्या कहेंगे, 1 2 3 और 4 चीजें हैं। ठीक है, इस तरीके से आप उनको ऐड कर सकते हैं, किनको, पार्टिकल्स को। लेकिन वेव्स क्या होती हैं भाई, वेव्स ऐड नहीं होती, वो क्या करेंगी, या तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेंगी या क्या करेंगी, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेंगी। डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव का मतलब मैं समझाता हूं आपको। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। इससे पहले तीसरे पॉइंट में क्या, अगर 2 पत्थर रखे हुए हैं या 2 चीजें रखी हुई हैं तो क्या करेंगी, एक दूसरे को कोई इंटरफियरेंस नहीं देंगी, वो एक दूसरे के मामले में कोई इंटरफियर नहीं करेंगी। तो पार्टिकल क्या करते हैं, इंटरफियर नहीं करते, डोंट इंटरफियर। जैसे मैं अगर ये हमारा जो मार्कर है और ये जो डस्टर है, अगर मैं इन दोनों को यहाँ रख देता हूँ मेरे हाथ के ऊपर, तो क्या ये एक दूसरे के साथ में कोई इंटरफियर कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि क्या ये दोनों पार्टिकल हैं, तो एक दूसरे के साथ में क्या नहीं करेंगे, ये इंटरफियर नहीं कर सकते। लेकिन जो वेव्स हैं वो एक दूसरे के साथ में क्या करती हैं, इंटरफियर करती हैं। इंटरफियर का मतलब एक वेव दूसरी वेव को काट सकती है। जैसे आपने एक स्टोन फेंका, वहां पर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनना शुरू हुई, उसके बाद आप तुरंत दूसरा स्टोन फेंकेंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देंगी आपको, यानी वो एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, इंटरफियर कर रही हैं। अब जो वो इंटरफियर है वो क्या होगा, अगर वो फेज टू फेज हो जाए, फेज टू फेज का मतलब भी समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि देखो वेव्स कैसे चलती हैं। अगर ये हमारा एक एक्सिस है तो वेव ऐसे ट्रेवल करती है, ठीक है। वेव कैसे ट्रैवल करती है, इस तरीके से ट्रैवल करती है। अगर ये हमारी पहली वेव थी, दूसरी वेव क्या हो, दूसरी वेव भी ऐसे ही ट्रैवल करे, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों में जो ओवरलैप हुआ है, यानी इन दोनों की जो वेवलेंथ है वो इकट्ठी हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। अगर जो दूसरी इसके अलावा कोई वेव बने और वो इस तरीके से मूव करना शुरू कर दे तो एक दूसरे को काटती हुई चलेंगी, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप में क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ जाती है, और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप पे क्या होता है, किसी भी वेव की वेवलेंथ घट जाती है, ठीक है। तो पार्टिकल में और वेव में क्या डिफरेंस है, पार्टिकल क्या होते हैं, लोकलाइज, एक जगह पे फिक्स। वेव्स क्या होती हैं, डीलोकलाइज होती हैं, एक जगह पे फिक्स नहीं होती हैं। पार्टिकल्स को आप ऐड करना पड़ेगा, आपको 1 2 3 4 काउंट करके आप उनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनको ऐड नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, इंटरफियर करेंगी, कंस्ट्रक्टिव कर सकती हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियर कर सकती हैं। पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोई इंटरफियर नहीं करते हैं। इसके बाद 2 तरीके की वेव्स हैं हमारे पास, मैटर वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उनमें क्या क्या डिफरेंस है तो पढ़ते हैं उनके बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है और मैटर वेव्स क्या है। यहां पर हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इस तरफ है हमारी मैटर वेव्स।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हुए। ठीक है, कैसे? मान लिया ये हमारी डायरेक्शन है किसी वेव की प्रोपोगेशन की, यानी आगे चलने की। आप इसको 2 डायमेंशन में एक्सप्लेन करना इसको थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप ऐसे समझें कि मान लिया एक तो जो वेव है वो इस तरफ चल रही है, तो इसके परपेंडिकुलर चलेगी दूसरी वेव, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ प्रोड्यूस किया तो दूसरा परपेंडिकुलर उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। एक वेव इस डायरेक्शन में है, दूसरी क्या होगी, मान लिया एक वेव ऐसे चल रही है ऊपर की तरफ, तो दूसरी क्या होगी, इस तरफ ऐसे चलेगी। एक ऐसे ऊपर की तरफ चल रही है तो दूसरी वेव क्या करेगी, ऐसे इसके परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलेंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैटर वेव्स ऐसा नहीं करती हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं चलती हैं। दूसरा क्या होगा, इनकी जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। इनकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। इनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, यानी ये वैक्यूम में भी आगे जा सकती है। इनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, रिक्वायर्स मीडियम फॉर ट्रेवलिंग, डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रेवलिंग। चौथा क्या, जिस सोर्स से ये एमिट हो रही हैं उसको क्या कर देती हैं, छोड़ देती हैं, लीव द सोर्स, लीव द सोर्स। ये कभी भी अपने उस सोर्स को नहीं छोड़ती हैं जिससे क्या होती हैं, ये एमिट होती हैं। डोंट लीव द सोर्स। तो ये 3-4 पॉइंट थे जो इनके बीच में डिफरेंस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करेंगी, परपेंडिकुलर चलेंगी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हुए, ये ऐसा कोई फील्ड नहीं बनाएंगी। इनकी स्पीड लाइट से कम होगी, ये लाइट की स्पीड के बराबर चलेंगी। इनको ट्रैवलिंग करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होगी, इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अपने सोर्स को नहीं छोड़ती हैं, ये अपने सोर्स को छोड़ देती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जो भी बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे वो अपना जो डाउट है वो व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। मैं आपके जो डाउट को बिल्कुल क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स।